Hello students, welcome to the online postgraduate classes of chemistry. This is the initiative of Department of Higher Education MP. This is the module for MSc first year, the semester first. The paper is paper number 4, MCH 404. The paper title is Group Theory and Spectroscopy. And the topic is electronic spectroscopy, in which we'll be dealing with molecular spectroscopy, and this is lecture number 2. Myself, Dr. Shweta Tamrakar, I'm Assistant Professor of Chemistry in Government Chhattisgarh PG College, Panna. Before this module, you should have prerequisites, that is, you should have the basic idea of Frank-Condon principle. In my previous module, I have given you the idea of Frank-Condon principle, the energy levels, and the electronic transitions. In the last module, you have everything about all these in my last module, and after completing this module, students will be able to explain electronic spectra of polyatomic molecules, emission spectra, radiative and non-radiative transitions. So इस मॉड्यूल के कंप्लीट होने पर आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए या पता चल जाएंगी. इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स मतलब जो दो डायटॉमिक से ज़्यादा या मोर देन 2 एटम्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका स्पेक्ट्रा कैसा होता है, एमिशन स्पेक्ट्रा कैसा होता है, या और रेडिएटिव और नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस क्या होते हैं. So let's start with the electronic spectroscopy of polyatomic molecules. So let's have a revision of Frank-Condon principle. Frank-Condon principle क्या कहता है कि किसी द्विपरमाणुक अणु में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण इतनी तेजी एवं अल्प समय में होता है कि संक्रमण के समय अणु की अंतरनाभिकीय दूरी अपरिवर्तित बनी रहती है. Yeah, this principle states that the electronic transitions take place so rapidly that a vibrating molecule does not change its intermolecular distance appreciably during transition. So, Frank-Condon principle को हम मोर्स पोटेंशियल कर्व से स्टडी करते हैं. उसके कौन से ट्रांजिशंस फॉरबिडन होंगे और कौन से ट्रांजिशंस अलाउड होंगे, ये हम लोगों ने लास्ट मॉड्यूल में देखा था. तो अब यदि हम बात करें लार्जर मॉलिक्यूल्स की, तो लेट्स हैव अ कंपैरिजन कि यदि सिंगल एटम यदि है और यदि डायटोमिक है या उससे बड़ा मॉलिक्यूल है तो उसका स्पेक्ट्रा कैसे बनता है. तो एक सिंगल एटम यदि है तो उसमें मान लीजिए यदि एक ही वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही है तो हमको जो स्पेक्ट्रम में है हम सिंगल वेवलेंथ ड्रॉ करते हैं, हमें एक लाइन मिलती है. यदि वही द्विपरमाणुक हो जाए, यदि डायटोमिक हो जाए, तो नाउ एनर्जी लेवल्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे. एनर्जी लेवल्स जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स हैं या वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हैं, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं, वो बढ़ जाएंगे और एक से ज़्यादा वेवलेंथ एब्जॉर्ब होंगी. और जब एक से ज़्यादा वेवलेंथ एब्जॉर्ब होंगी तो एक से ज़्यादा लाइंस हमें स्पेक्ट्रम में मिलेंगी, और इसलिए that will have multiple lines in that spectrum of diatomic molecule. और यदि मॉलिक्यूल लार्ज हो जाता है, मतलब 2 एटम्स से ज़्यादा एटम्स हो जाते हैं, देन एनर्जी लेवल्स विल इंक्रीज मोर. एंड नाउ यू कैन इमेजिन, आप सोच सकते हैं कि एनर्जी लेवल बढ़ेंगे उतने ही ज़्यादा ट्रांजिशंस होंगे, उतनी ही ज़्यादा लाइंस होंगी, तो हम इसे एक बैंड फॉर्म में हमको इसका स्पेक्ट्रम मिलता है. अ मॉलिक्यूल हैज़ 3n-6 different vibrational modes. As there is no selection rule, then for any of the vibrational transitions, then the spectrum becomes very complicated, as we saw कि single line से कई सारी lines और then it changes into a band, so the spectra becomes complicated. So let us see, जैसे कि एक एटम में मैंने आप लोगों को बताया किस तरह यदि एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हम देखें तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन यदि लोअर लेवल से अपर लेवल पे जा रहा है तो हमें एक वेवलेंथ का एब्जॉर्प्शन होगा और एक लाइन आपको स्पेक्ट्रम में मिलेगी. सिमिलरली यदि डायटोमिक के लिए हमने मोर्स कर्व्स की हेल्प से ये देखा कि किस तरह जो ट्रांजिशंस होते हैं और जितने ट्रांजिशंस होंगे उतनी वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन होगा और उसकी लाइंस हम स्पेक्ट्रम में देख सकते हैं.
Similarly, when we will have polyatomic molecules, more number of energy levels, more number of absorption, and we will get a band. एक बैंड तरह का हमें स्पेक्ट्रम मिलता है. नाउ जेब्लॉन्स्की डायग्राम या जेब्लॉन्स्की आरेख क्या है ये हम देखते हैं. जेब्लॉन्स्की डायग्राम इज अ डायग्राम दैट illustrates the electronic states of a molecule and the transitions between them. प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणु द्वारा प्रकाश विकिरणों के फोटोन या क्वांटम के अवशोषण एवं उसके बाद होने वाली विभिन्न प्रकाश भौतिकी एवं प्रकाश रासायनिक प्रक्रियाओं को जेब्लॉन्स्की आरेख द्वारा प्रदर्शित करते हैं. The states are arranged vertically by energy and grouped horizontally by spin multiplicity. इसमें spin multiplicity क्या होती है अभी हम देखेंगे. तो जेब्लॉन्स्की डायग्राम में जो है हम देखते हैं कि कितने स्टेट्स हैं और उनके बीच के ट्रांजिशंस क्या हैं. तो ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स होते हैं, वाइब्रेशनल स्टेट्स होते हैं और इनके बीच के ट्रांजिशंस ही हम देखेंगे. तो जेब्लॉन्स्की डायग्राम जो है उसको हम मोर्स कर्व की हेल्प से भी स्टडी कर सकते हैं और डेफिनेटली हम इसे कोरिलेट कर सकते हैं डायटोमिक पोटेंशियल एनर्जी सरफेस और जेब्लॉन्स्की डायग्राम जो कि कोरिलेट करके पढ़े जा सकते हैं. So let's have a very important thing, nomenclature and spin states. Before studying Jablonski diagram, हमें इनका आइडिया होना बहुत जरूरी है. तो सामान्यतः पदार्थों के अणुओं की मूल अवस्था में समस्त इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं. तो हमने देखा आप लोगों को जानकारी होगी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है हमेशा ऑर्बिटल्स में पेयर्ड फॉर्म में होते हैं. जब भी ऊर्जा के एक क्वांटम के अवशोषण से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में जाते हैं तो उससे युग्मित इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा अयुग्मित हो जाता है. जब एनर्जी हम सप्लाई करते हैं तो जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं अब वो अनपेयर्ड हो जाते हैं और यदि इस अयुग्मित अवस्था में दोनों इलेक्ट्रॉन का चक्रण विपरीत है, यदि एंटी पैरेलल हो गए हैं तो हम उसे सिंगलेट स्टेट कहते हैं या फिर इसे एकक अवस्था कहा जाता है और यदि वो पैरेलल हो गए हैं तो उसे ट्रिपलेट स्टेट कहा जाता है या त्रिक अवस्था इसे कहा जाता है. तो दैट मीन्स जब इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मली पेयर्ड होते हैं, जब उन्हें एनर्जी दी जाए तो वो हायर स्टेट्स में जाते हैं. अब उस हायर स्टेट में वो कैसे है, क्या उनकी बहुलकता चेंज हुई है, क्या उनकी मल्टीप्लिसिटी चेंज हुई है. तो यदि वो एंटी पैरेलल होते हैं तो वो सिंगलेट स्टेट कहलाता है और यदि वो पैरेलल हो जाते हैं तो वो ट्रिपलेट स्टेट कहलाता है और ये इनकी बहुलकता हम इसको कहते हैं. तो यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स इज द टोटल इलेक्ट्रॉन स्पिन. इसमें से आपको सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट के बारे में जानकारी होना चाहिए. सिंगलेट को हम S से डिनोट करते हैं और ट्रिपलेट को हम T से डिनोट करते हैं, त्रिक अवस्था या एकक अवस्था. So let's see the Jablonski diagram. So आप देख सकते हैं S सिंगलेट स्टेट्स, S0 का मतलब है ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड सिंगलेट स्टेट, S1 होगा फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट और इस तरह S1, S2, S3 कितनी भी इसमें जो है सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट्स हो सकती हैं. सिमिलरली आप देखते हैं ट्रिपलेट स्टेट जो है उसकी एनर्जी सिंगलेट स्टेट से कम होती है क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पैरेलल होते हैं और इसलिए उनकी एनर्जी कम हो जाती है. तो ट्रिपलेट स्टेट की जो एनर्जी है वो हमेशा सिंगलेट स्टेट से कम होती है. The ground state gets the symbol 0. Other states are labeled in order 1 to according to their multiplicity. So that is the Jablonski diagram. तो अब हम जेब्लॉन्स्की डायग्राम में हम देखने वाले हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होती है. तो एब्जॉर्प्शन जो है वो किन किन चीजों से अफेक्ट होता है ये हम देखते हैं. सबसे पहली चीज जो है वो है क्रोमोफोर्स. ना क्रोमोफोर क्या होते हैं? It is a covalently unsaturated group which is responsible for absorption of ultraviolet or visible radiation and may or may not impart color to the compound. तो क्रोमोफोर्स क्या होते हैं हमने जो है हमारे एक लेक्चर में लास्ट मॉड्यूल में देखा था कि अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक्टिव होने के लिए जो हमारा मॉलिक्यूल है, जो पदार्थ है, उसमें क्रोमोफोर्स होना जरूरी है. तो यह एक सहसंयोजक असंतृप्त समूह है जो यूवी या दृश्य विकिरण के अवशोषण के लिए जिम्मेदार है और यौगिक के रंग पर प्रभाव डाल सकता है. तो क्रोमोफोर्स कई तरह के हो सकते हैं. इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कोर इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं जिनको कि हम जो है एक्साइट करके हायर स्टेट्स में ले जाते हैं. दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट.
अब हम देखते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका ही जो है यही एब्जॉर्ब करके लाइट और ट्रांजिशंस शो करते हैं। तो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वी हैव एस इलेक्ट्रॉन्स, पी इलेक्ट्रॉन्स एंड एन इलेक्ट्रॉन्स। नाउ एस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन s orbital and are localized between two atoms and tightly bound। ना हम जानते हैं कि s इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये डीपली प्लेस्ड होते हैं और क्योंकि ये टाइटली बाउंड होते हैं, ये है ना ये, और इसलिए इनके जो ट्रांजिशन है या इनको हमें एक्साइट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ट्रांजिशन फ्रॉम s orbitals are therefore quite high in energy, typically vacuum UV और 100 to 200 nanometers भी require high energy, ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है क्योंकि जो s इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डीपली प्लेस्ड होते हैं और इनको एक्साइट करने में हमें एनर्जी ज्यादा लगती है। सिमिलरली p electrons जो कि they are less I mean they are more delocalized, they are less deep rooted and then their s counterparts, and they are bound less tightly and transitions from p orbital occur at lower energy as compared to s electrons। हम इनको कम एनर्जी से एक्साइट कर सकते हैं और इनका ट्रांजिशन जो है s इलेक्ट्रॉन से इजी होता है। इसके बाद n इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग। n इलेक्ट्रॉन्स जो कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्डेड नहीं होते हैं, क्योंकि ये किसी चीज से बॉन्डेड नहीं है तो इनको एक्साइट करना इजी होता है। and the energy of non-bonding orbital typically lies between that of bonding and anti-bonding orbitals and therefore they are therefore of lower energy। n orbitals are commonly fluorine, oxygen, nitrogen के ऊपर जो unshared electrons होते हैं उन्हें इजिली एक्साइट किया जा सकता है। सो ये भी क्रोमोफोर्स का काम करते हैं, एस इलेक्ट्रॉन, पी इलेक्ट्रॉन एंड नॉन इलेक्ट्रॉन्स। सो जो ट्रांजिशंस हैं वो अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिशंस हैं वो चार हैं, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार एंड एन टू पाई स्टार। बट जो बेसिक बिकॉज क्योंकि सिग्मा टू सिग्मा स्टार और एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस एनर्जी ज़्यादा इन्हें हमें प्रोवाइड करना पड़ता है और इसलिए नॉर्मली जो स्टडी किए जाते हैं वो एन टू पाई स्टार और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस होते हैं। तो हमने देखा कि एब्जॉर्प्शन होता है, जो लेब्लांस्की डायग्राम है उसमें हम एब्जॉर्प्शंस देखेंगे और एब्जॉर्प्शंस क्रोमोफोर्स की वजह से होते हैं और किन ट्रांजिशंस की वजह से होते हैं ये भी हमने देखा। तो अब हम देखते हैं कि जो क्रोमोफोर्स हैं वो किस तरह जो है एब्जॉर्प्शन को इतना एक्सटेंड कर देते हैं कि वो कलर्ड रीजन में चला जाता है। हम जानते हैं यूवी विजिबल रेडिएशंस होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं और विजिबल रेडिएशंस होती हैं। तो जो क्रोमोफोर्स होते हैं उनकी वजह से कॉन्जुगेशन इतना एक्सटेंड हो जाता है कि हमें जो एनर्जी है वो विजिबल रीजन की लगती है और इसलिए हमें जो कंपाउंड है वो कलर दिखता है। सो देयर आर टू मेन वेज दैट इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा आर शिफ्टेड इनटू नियर अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल रीजन्स ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो ये दो मेन वेज आपको बताई जा रही हैं जिसकी वजह से हमारा जो स्पेक्ट्रम है वो नियर एंड अल्ट्रावायलेट या विजिबल रीजन में हमको दिखता है। तो पहला रीजन है हैविंग इलेक्ट्रॉन्स इन हाई लाइंग लेवल्स, मतलब these are commonly non-bonding such as D and F electrons in transition metal complexes। आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो जनरली कलर्ड होते हैं और उनके कलर्ड होने का कारण यही है कि जो इलेक्ट्रॉन्स D and F ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट हैं वो जो है इस स्पेक्ट्रम को विजिबल रीजन तक ले जाते हैं बिकॉज दे अफेक्ट द कॉन्जुगेशन। Similarly, delocalized pi electrons in linear and cyclic polyenes have a large number of extended delocalized pi orbitals with low energy separation. The separation decreases with the length of the chain, so transitions involving larger chromophores occur at lower frequency in the visible region। नाउ आफ्टर एब्जॉर्प्शन, नाउ अभी तक हम एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे थे कि एब्जॉर्प्शन में कौन कौन से चीज़ें या कौन कौन से टिपिकली स्ट्रक्चर्स हमें हेल्प करते हैं और नाउ वी सी कि एब्जॉर्प्शन के बाद अब क्या होता है। सो जबलॉन, क्योंकि हम बेसिकली जबलॉन्स्की डायग्राम को ही स्टडी कर रहे हैं, तो आफ्टर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब लाइट दे मस्ट इवेंचुअली लूज द एनर्जी इन सम प्रोसेस। We can separate these energy loss processes into two classes now। so जैसे कि एक बहुत ही बेसिक चीज है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, एब्जॉर्ब करके एनर्जी एक्साइटेड स्टेट में जाता है और वहां वो कुछ समय के लिए रहता है और उसके बाद उसे वापस आना है। तो नाउ दैट एनर्जी प्रोसेस वो दो तरह की हो सकती है। पहली है रेडिएटिव ट्रांजिशंस जिसमें फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस होता है, या जिसे हम विकिरण संक्रमण कहते हैं जिसमें प्रतिदीप्ति और स्फुरदीप्ति होता है।
और सिमिलरली नेक्स्ट है नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन, जिसको विकिरण रहित संक्रमण या उत्सर्जन कहा जाता है। इनमें होती है इंटरनल कन्वर्जन, आंतरिक परिवर्तन, और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, अंतर तंत्र क्रॉसिंग। तो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी, और जब वो वापस आएगा तो दो तरह से आ सकता है, एक रेडिएटिव ट्रांजिशंस की हेल्प से या फिर नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस। तो रेडिएटिव जो आपके दो तरह के हैं, फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस। जब रेडिएशंस का लॉस होगा तो फ्लोरेसेंस या फॉस्फोरेसेंस होगा, और जब रेडिएशंस नहीं सिर्फ हीट लॉस होगा तो दैट विल बी इंटरनल कन्वर्जन, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग एटसेट्रा. So let's come to Jablonski diagram again, and we know that Jablonski diagram is a relaxation mechanism for excited state molecules. और ये Jablonski diagram है, और क्या feature करता है? It features the energy levels within a molecule where valence electron could be excited. It is a diagram that illustrates the electronic states and the transitions between them. तो electronic states हमें पता चलते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर कौन कौन से हैं, और उसके अंदर कौन से ट्रांजिशंस होते हैं, ये हमें Jablonski diagram से पता चलता है. So what are the transitions? Two types of transitions are important in discussion of Jablonski diagram: absorption and emission. So हमने स्टडी किया कि एब्जॉर्प्शन कितने तरीके से होता है, कैसे होता है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती है मॉलिक्यूल के, और आफ्टर एब्जॉर्प्शन नाउ देयर इज एमिशन. तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, द एब्जॉर्बेंस ऑफ फोटोन ऑफ अ पर्टिकुलर एनर्जी बाय द मॉलिक्यूल रिजल्ट इन माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल. दिस इज इंडिकेटेड बाय द स्ट्रेट एरो पॉइंटिंग अप. अब आप डायग्राम देखेंगे और इसमें आप देखेंगे कि जो ग्राउंड स्टेट है उसमें इलेक्ट्रॉन है, और इनकमिंग लाइट आप लोग देख रहे हैं, ब्लू जो वेव्स आप दिख रही हैं वो इनकमिंग लाइट है, और लाइट की हेल्प से जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होकर एब्जॉर्प्शन कर कर ऊपर चले जाता है टू द एक्साइटेड स्टेट. नाउ सो दिस इज व्हाट वी हैव सीन इन एब्जॉर्प्शन. नाउ नेक्स्ट सी. और एब्जॉर्प्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओनली सर्टेन वेवलेंथ्स ऑफ लाइट आर पॉसिबल फॉर एब्जॉर्बेंस. इट इज नॉट दैट एनी टाइप ऑफ लाइट और एनी वेवलेंथ ऑफ लाइट will be absorbed. Only those which have energies that correspond to energy difference between two energy states of a particular molecule. Absorbance is a very fast transitions on the order of 10 to the power of minus 15. So absorption के लिए भी हमें particular amount of energy की जरूरत बढ़ती है. तो अब हम बात कर रहे थे एब्जॉर्प्शन के बाद क्या हो. एब्जॉर्प्शन के बाद होगा एमिशन. तो आप जैसे कि डायग्राम में देख सकते हैं, जीरो से हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो एब्जॉर्प्शन करके मान लीजिए 3 स्टेट में चला गया है, तो अब उसे वापस आना है. तो नाउ दैट कैन बी रेडिएटिव एंड नॉन रेडिएटिव. जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, द मॉलिक्यूल एग्जिस्ट फॉर नैनो सेकेंड्स इन दिस एक्साइटेड स्टेट. प्रोसेस ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज एमिशन, एंड मेथड्स ऑफ एमिशन है रिलैक्सेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एक्साइटेड स्टेट कैन टेक प्लेस बाय नंबर ऑफ मेथड्स. कई मेथड से ये एमिशन हो सकता है, रिलैक्सेशन हो सकता है, जो कि है वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन, इंटरनल कन्वर्जन, फ्लोरेसेंस, इंटरसिस्टम क्रॉसिंग. तो ये डायग्राम है एज अ होल कंसोलिडेटेड जबलॉन्स्की डायग्राम है, जिसे आपको ड्रॉ करना चाहिए जब भी आपको इस पर क्वेश्चन आता है. तो ये डायग्राम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. जो लेफ्ट साइड है आपका डायग्राम, ये इंपॉर्टेंट है. इसमें आप एब्जॉर्प्शन देख सकते हैं ब्लू कलर से. उसके बाद जो है एमिशंस भी इसमें सारे हैं. जब सारे मैं आपको बता दूंगी, देन यू कैन टेक दिस डायग्राम टू ड्रॉ, एंड दिस विल हेल्प इन योर आंसर. ये आपके आंसर में ये वाला डायग्राम होना चाहिए. तो Jablonski diagram shows what sorts of transitions that can possibly happen in a particular molecule. तो हम बार बार कह रहे हैं कि जो Jablonski diagram है वो आपको बताता है कि कितने तरह के संक्रमण जो हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं. Each of these possibilities dependent on the time scales of each transition. The faster the transition, the more likely is it to happen. तो देखिए कुछ टाइम फ्रेम दिए हुए हैं कि इंटरनल कन्वर्जन जो है वो कितने कम टाइम में होता है. इट इज 10 टू द पावर ऑफ -14 से 10 टू द पावर ऑफ -11 सेकंड्स में हो जाता है. वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन अभी हम देखेंगे क्या होता है. 10 टू द पावर ऑफ -14 से 10 टू -11 सेकंड्स में ये भी हो जाता है. सिमिलरली एब्जॉर्प्शन जो हमने देखा है, फास्ट प्रोसेस एंड इट टेक्स ओनली 10 टू द पावर ऑफ -15 सेकंड्स. फोस्फोरेसेंस आप देखेंगे ये सबसे लंबा टाइम लेता है, 10 टू द पावर ऑफ -4 से 10 टू द पावर ऑफ -1 सेकंड. कभी कभी तो 1 सेकंड का भी, 1 से 3 सेकंड तक का भी ये होता है. इंटर सिस्टम क्रॉसिंग जो है वो 10 टू पावर -8 से 10 टू पावर -3 सेकंड तक की होती है. और इसी तरह फ्लोरेसेंस भी है, वो भी थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है. तो
ये टाइम फ्रेम्स हैं और जैसे मैंने कहा कि जितनी जल्दी ये जो एक्साइटेशन होगा उतना अच्छा वो हो सकता है। तो लेट्स सी, सबसे पहले वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन एंड इंटरनल कन्वर्जन। तो वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन या इंटरनल कन्वर्जन जो है विकिरण रहित संक्रमण के अंदर आते हैं। तो इसमें हम देखते हैं migration of electrons from higher energy state to lower energy state by the loss of absorbed energy is called relaxation। तो relaxation क्या है? जब कोई हमारा इलेक्ट्रॉन हाई स्टेट से लोअर स्टेट में आता है अपनी एनर्जी को लॉस करते हुए, तो उसे हम रिलैक्सेशन कहते हैं और इसे हम कर्व्ड एरोज के बीच की तरह शो करते हैं। If the relaxation occurs between vibrational levels in same electronic state, then this phenomena is called vibrational relaxation। Now आपको ये चीज ध्यान रखना है कि यदि उसी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में वाइब्रेशनल लेवल्स के बीच में यदि रिलैक्सेशन हो रहा है तो उसे हम वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन कहते हैं। This process is very fast and takes place between 10 to the power of -14 to 10 to the power of -11 सेकंड। तो यदि उसी इलेक्ट्रॉनिक लेवल में वाइब्रेशनल लेवल्स के बीच ट्रांजिशंस हो रहे हैं, रिलैक्सेशन हो रहा है, तो उसे हम वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन कहते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो ब्लू कलर का एरो आपको दिख रहा है वो कर्व्ड एरो वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन है। इफ द वाइब्रेशन लेवल्स आर स्ट्रांगली ओवरलैप, इंटरनल कन्वर्जन टेक्स प्लेस। This overlap of vibrational energy levels to electronic energy levels is due to increase in energies. As energy increases, they come nearer to each other. If relaxation occurs between vibrational levels from one higher electronic state to another lower electronic state, then this phenomena is called as internal conversion। Now, vibrational relaxation हमने क्या देखा? यदि एक ही इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के अंदर वाइब्रेशनल लेवल्स के अंदर रिलैक्सेशन होता है तो उसे हम वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन कहते हैं। लेकिन यदि दो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स के बीच में ये चेंज होता है तो देन इट इज कॉल्ड एज इंटरनल कन्वर्जन। नाउ फ्लोरेसेंस इज अगेन ये विकिरण संक्रमण है या रेडिएटिव ट्रांजिशन है। व्हाट इज फ्लोरेसेंस? इट इज माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट बाय emitting photons। It is indicated as a straight line going down on the energy axis between electronic states। Fluorescence is a slow process taking 10 to the power of -9 to 10 to the power of -7। तो यदि सक्रिय अणु उत्तेजित अवस्था से सीधा मूल एकक अवस्था में आता है तो विकिरण के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। यह प्रक्रिया प्रतिदीप्ति कहलाती है। इस प्रकार के संक्रमण में बहुकता का मान परिवर्तित नहीं होता। बहुकता की हम लोगों ने बात की थी, तो फ्लोरेसेंस में बहुकता जो है चेंज नहीं होती, जबकि वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन और इंटरनल कन्वर्जन जो पिछली बार हमने देखा उसमें देखेंगे हम क्या होता है। जब कोई सक्रिय अणु उच्च उत्तेजित अवस्था से प्रथम उत्तेजित अवस्था में आता है तो इस प्रकार के संक्रमण में किसी विकिरण का उत्सर्जन नहीं होता, अतः इन्हें विकिरण रहित संक्रमण कहते हैं। जो हमने वाइब्रेशन रिलैक्सेशन और इंटरनल कन्वर्जन की बात की वो विकिरण रहित संक्रमण थे, जबकि फ्लोरेसेंस जो है वो विकिरण वाला संक्रमण है या इसमें लाइट फोटॉन्स आपको मिलते हैं। फिर जो विकिरण रहित हैं उनमें सक्रिय अणु की ऊर्जा अणुओं की टक्कर से ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित होती है। तो वहां पर जो हमने देखा वो हीट लॉस होता है। वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन है या इंटरनल कन्वर्जन है उसमें हीट लॉस होता है। सामान्यतः इन संक्रमण में अणु की चक्रण अवस्था जो है वो बहुकता समान रहती है, अतः इन्हें आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। जो हमने स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो सेम रहती है, क्योंकि सिंगलेट में आता है इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसे हम फ्लोरेसेंस कहते हैं। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग डायग्राम आप देखेंगे, सिंगलेट से ट्रिपलेट में इलेक्ट्रॉन जाता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज होती है और इसलिए हम इसे इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहते हैं। द इलेक्ट्रॉन चेंजेस स्पिन मल्टीप्लिसिटी फ्रॉम एन एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट टू एन एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट। तो इसमें आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी का चेंज देखेंगे और इसलिए इसे इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहते हैं। दिस इज इंडिकेटेड एज अ हॉरिजॉन्टल कर्व। जैसे कि आप डायग्राम में ब्राउन कलर का जो एरो देख सकते हैं, दिस इज इंडिकेटेड एज अ हॉरिजॉन्टल कर्व्ड एरो फ्रॉम one column to another। This is the slowest process. After reaching at triplet excited state, the electron come back at ground state through phosphorescence। तो और जैसे कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में आप एब्जॉर्प्शन देखेंगे, पर्पल कलर का जो आप एरो देख रहे हैं वो एब्जॉर्प्शन है। देन जो ग्रीन कलर का आप एरो देख रहे हैं वो रिलैक्सेशन हो रहा है। दैट कैन बी, यदि वो एक ही इलेक्ट्रॉनिक लेवल में हो रहा है तो वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन कहलाएगा, अदरवाइज से हम इंटरनल कन्वर्जन कहते हैं। देन और इसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी का कोई भी
electronicity change नहीं होता है। Similarly, यदि S1 से T1 में इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो हमें इसे इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहते हैं, और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में स्पिन मल्टीप्लिसिटी या बहुलक की जो है वो चेंज होती है। सिमिलरली जब T1 में इलेक्ट्रॉन हो गया तो T1 से वो फिर से S0 में चला जाता है। T1 से S0 में जब जाता है तो इसे हम फॉस्फोरेसेंस कहते हैं। अगेन इसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है चेंज होती है। तो आपको ध्यान रखना है जब भी S से T में जाएगा तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। तो मतलब S से T में जाए या T से S में जाए स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज होती है। S से S में आएगा तो मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं होती। तो आपको ये जो है बातें ध्यान रखनी है कि जो जबलॉन्स्की डायग्राम है उसमें एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद जो एमिशन या रिलैक्सेशन होता है वो दो तरह का होता है, जो कि रेडिएटिव और नॉन रेडिएटिव। रेडिएटिव होता है जिसमें रेडिएशंस का एमिशन होता है। रेडिएशंस का एमिशन मतलब फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस। फॉस्फोरेसेंस क्या होता है, ट्रिपलेट से सिंगलेट स्टेट में आना, इट इज कॉल्ड एज फॉस्फोरेसेंस। वाइल सिंगलेट से सिंगलेट में ही वापस आ जाना विद एमिटिंग रेडिएशंस, दैट इज कॉल्ड एज फ्लोरेसेंस। सिमिलरली तो ये हो गया हमारा रेडिएटिव ट्रांजिशन। नॉन रेडिएटिव में आपका आएगा इंटरनल कन्वर्जन, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। तो इंटरनल कन्वर्जन में स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं होती, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में मल्टीप्लिसिटी चेंज हो जाती है। So this is the diagram again, revising everything over here. तो एब्जॉर्प्शन आप देख सकते हैं, देन देयर इज इंटरनल कन्वर्जन। इंटरनल कन्वर्जन देखेंगे हम जो है हीट लॉस के साथ जब रिलैक्सेशन होता है तो दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल कन्वर्जन। देन फ्लोरेसेंस जो है वो S1 से जनरली जो है सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में जो रेडिएशन लॉस के साथ जो फिनोमेना होता है वो होता है फ्लोरेसेंस। और यदि ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में यदि जो फिनोमेना होता है विथ रेडिएशन, it is called as phosphorescence. So that this is a Jablonski diagram, and I hope this lecture was useful to you. Now let's see the books जो कि आप इस सब्जेक्ट को या जबलॉन्स्की डायग्राम को स्टडी करने के लिए, इस टॉपिक को स्टडी करने के लिए यूज कर सकते हैं, वो आपके सामने है। Vibrational spectra and structure of polyatomic molecule by Taiyu Wu, infrared and Raman spectra of polyatomic molecules Herzberg and Gerhardt, atomic and molecular spectroscopy by Rita Kakkar, and molecular spectroscopy by G.N.L. McHale. So now let's assess जो आपने पढ़ा उसके बारे में कुछ हम क्वेश्चंस देखते हैं। What is phosphorescence? Phosphorescence is represented as as you can see T1। तो जो T1 is equal to S0 plus H mu, मतलब T1 से कहाँ जाएगा, S0 में आएगा प्लस H mu होगा, दैट इज रेडिएशन लॉस होगा, या T1 से S0 में जाएगा और हीट लॉस होगा। S1 से जो है ग्राउंड स्टेट में जाएगा और रेडिएशन लॉस होगा, H mu का मतलब रेडिएशन लॉस होगा, और S1 से S0 में जाएगा और हीट लॉस होगा। तो फॉस्फोरेसेंस क्या है, इसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज होती है विद द हेल्प ऑफ रेडिएशंस। तो T1 is equal to S0 plus H mu is the answer, that is the. Then which of the following exhibits rotational spectra? So rotational spectra will be exhibited by the molecule that is carbon monoxide, that is C. So I hope this lecture is useful to you. Let's go to the next module. Thank you.